हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली जैक बोर्ड की तरफ से आप लोग का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं और मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है 30 मार्क्स आप लोग जो है बचा सकते हैं, 30 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स जो आप लोग बहुत आसानी तरीके से उठा सकते हैं। कैसे उठाना है इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल के लिए नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और मैं बता दूं, इसमें बहुत सारा जैक की तरफ से दिया गया आंसर की भी, तो आंसर की में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया गया है। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोग इन्फॉर्म करूंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि 156 का जो है पहला क्वेश्चन आप लोग एलसीएम रहेगा। ठीक है, एलसीएम तो आप लोग 2-3 क्लास से ही जानते हैं, तो इसका बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं बताइए? 156 है, 2 से कीजिए तो ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, फिर 2 से कीजिए 3 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 3 से कीजिए 13 हो गया। तो फिर 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 13। ये किस में बताइए? ये ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा, एलसीएम से आएगा। तो एलसीएम अच्छा से कर लीजिएगा, एलसीएम या एचसीएफ भी दे सकता है। एलसीएम एचसीएफ अच्छा से आप लोगों को कर लेना, ठीक है। ये तो आप लोग पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो इसका मैं बता देता हूँ। 6/15 इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब 3 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 2 हो गया, 2 बार, और ये 5 हो गया, मतलब 2/5 को कीजिएगा तो ये 0.4 हो गया। यदि आपका फाइनाइट डिजिट आ गया ना, फाइनाइट डिजिट मतलब कि शांत हो गया, फाइनाइट डिजिट मतलब टर्मिनेटिंग, शांत। और यदि फाइनाइट डिजिट नहीं आ जाएगा, डॉट 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 जाते रहेगा कुछ, तो वो आप लोग का नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 0.4 आया गया, मतलब कि ये फाइनाइट डिजिट आ गया, मतलब ये तो शांत हो गया। कुछ इस तरह से भी आ सकता है, 2.32567 2, इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत है। अशांत में भी 2 तरीका का होता है, एक अनावृत्ति, एक आवृत्ति। तो ये क्या है देखिए, कोई रिपीटेशन हो रहा, मतलब किसी तरह कोई पैटर्न दिख रहा नहीं, दिख रहा, मतलब कि अशांत अनावृत्ति हो गया। और इसी में कुछ इस तरह से कर दूँ, 2.35353 इस तरह से डॉट 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 जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया? अशांत तो है लेकिन आवृत्ति है। मतलब देखिए 353535 का मतलब पेयर आ रहा है, ठीक है, 3535 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये अशांत आवृत्ति हो गया। लेकिन इसका आंसर क्या है? ये तो हमारा शांत है। इसका और एक तरीका से ये कर सकते हैं, 6/15 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई किए तो 2/5 आ गया। यदि डिवाइडेड बाय में 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 10 आ जाएगा, तो वो समझ लीजिए कि वो शांत प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो ये शांत है हमारा, 5 है लास्ट में, या 2 आता, यहाँ पर 2 भी आ जाता ना, तो भी हमारा शांत ही होता। 5 आ गया तो भी शांत है, 2 आ गया तो भी शांत है, 10 आ गया तो भी शांत है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये मैंने समझा दिया, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत अनावृत्ति क्या होता है, और अशांत आवृत्ति क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, बहुपद के शून्यकों की संख्या। इस तरह ग्राफ आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और बहुत आसानी से आप लोग जो है आराम से बना सकते हैं। आप लोग कुछ नहीं जानते हैं ना, तो भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस देखना है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ग्राफ को देखना है किस तरह से गया हुआ है। ग्राफ में देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगा। देखिए बताइए, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 जगह, एक 3 जगह, एक 4 जगह, 4 जगह कट कर रहा, मतलब कि शून्यकों की संख्या हमारा 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह से ग्राफ रहता, इस तरह से बताइए शून्यकों की संख्या कितना होगा। एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है, 2 जगह यहाँ पर, तीसरा जगह यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ 4 जगह कट कर रहा है तो 4 हो जाएगा। एक्स एक्सिस में देखना है कि कितना बार कट कर रहा है। चाहे तो वो नेगेटिव तरफ भी कट कर सकता है, पॉजिटिव तरफ भी कट कर सकता है। खाली देखना है किधर किधर कट कर रहा है, वो नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। कट कर रहा है तो कितनी बार कट कर रहा है, जितना बार कट करेगा उतना शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो इसमें 4 बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा जाए? द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनिए। तो द्विघात बहुपद के जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ax² + bx + c होता है। इसमें शून्यकों का योगफल क्या होता है, जो अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, तो ये होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल पूछा जाता है तो ये होता है c/a। इतना तो जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले पहचानिए a क्या है, b क्या है, c क्या है।
तो ये क्या बताया, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है इस तरह बताया था ना, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए होगा, एक्स के साथ जो है वो बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स के साथ क्या है -7 है, तो बी का वैल्यू हमारा -7 हो गया, सी का वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग पूछ रहा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब बताइए माइनस, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमारा -7 है, तो माइनस ऑलरेडी पहले फॉर्मूला में है, और b का भी वैल्यू हमारा -7 है, तो ये -7 लिख दिया, डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है 1 है। तो बताइए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 7/1 मतलब कि 7 हो गया, 7 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से देखिए कितना इजीली बना लिया। या तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का या तो शून्यकों का योग पूछा जाएगा या शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। यदि शून्यकों का गुणनफल इस इक्वेशन में निकालेंगे तो कितना है, c का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू 1 है, मतलब 12 आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पूछा गया शून्यकों का योग, जो कि हमारा 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, रेखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कोई हल नहीं होगा। कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कोई हल नहीं होगा, ये पूछा जा रहा हमसे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसमें आप लोग क्या क्या कंडीशन बनता है। a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो इसका मतलब है कि केवल एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन, मतलब केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल होगा। और ये दोनों रेखाखंड क्या होगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा, एक पॉइंट पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद मतलब कि इंटरसेक्ट करेगा, ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसका वन सोल्यूशन होगा, एक हल होगा, समझ गए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब सिर्फ एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा और इसका सिर्फ एक हल होगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिख रहा, मतलब इसका क्या है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल मतलब वन सॉल्यूशन, और दोनों रेखाखंड एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा, इस तरह से समझ रहे हैं। और देखिए सी वाला देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहेगा, मतलब कि ये अनंत सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या है, अनंत हल होगा, अनंत हल। और दोनों रेखाखंड क्या होगा, दोनों रेखा आप लोग का एक दूसरे के ऊपर रहेगा, जैसे एक रेखा ये हो गया और दूसरा रेखा मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो दोनों रेखाखंड संपाती होगा, मतलब एक ही दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा, समझिए ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा, इसलिए इसका अनंत हल होगा, या अनेक हल बोलिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलिए, जैसा आप लोग बोलना है। और यहाँ पर देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो इसका मतलब कि दोनों रेखा एक दूसरे का पैरेलल रहेगा, एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेगा। पैरेलल मतलब समझ, समांतर, एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, यही पूछा जा रहा है ना, कोई हल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब कोई हल नहीं, और रेखा दोनों पैरेलल रहेगा, दोनों समांतर रहेगा। लेकिन जैक की तरफ से जो आप लोग का आंसर की जारी किया गया है, उसमें ऑप्शन सी को लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को ये सॉल्यूशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैक की तरफ से बहुत सारा गलतियाँ आप लोगों को देखने को मिला होगा, ठीक है, क्योंकि जैक ने बहुत जल्दीबाजी में जो मॉडल पेपर जारी किया है, पहले तो जारी करने के लिए उनको इतना टाइम का ज़रूरत दिया, फिर भी नहीं जारी किया, लेकिन इतना लेट से जारी किया, वो भी आप लोग गलत सलत मतलब आंसर लगा दिया गया है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन सी को सही जवाब दिया गया है, लेकिन सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए होगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, इसका रीजन भी मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में कहा जा रहा है समीकरण x - y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x - 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखा है। अभी मैंने बताया कि किस तरह से आप लोग चेक करना है कि दोनों संपाती है, क्या है, कितना हल होगा, समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, कैसा है, सारा कुछ बता दिया। तो इसमें पहले a1 a2 वो सब पहचानना सीखिए। a1 क्या हो जाएगा, a1 जो पहला रेखाखंड का जो समीकरण दिया हुआ है उसका आप लोग देखिए, a1 क्या हो जाएगा, a1 यहाँ से x के साथ जो था वो a1 था, तो a1 1 हो गया। और यहाँ पर बताइए a1 और यहाँ पर हमारा b1 कितना हो जाएगा, b1 -1 हो जाएगा, क्योंकि y के साथ जो था वही हमारा b1 था। और c1 क्या हो जाएगा, c1 हमारा 9 हो जाएगा। उसी तरह a2 क्या होगा, a2 अब उस वाला इक्वेशन को देखिए, a2 हमारा 3 हो जाएगा, b2 हमारा -2 हो जाएगा, एंड c2 हमारा 12 हो जाएगा। इतना लिख लिए। अब देखिए a1/a2 क्या होगा, a1/a2 कीजिए, a1/a2 हमारा 1/3 होगा, b1/b2 क्या होगा, -1/2 -1/-2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर इसी से देख लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा ना, ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मैंने क्या बताया, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसका मतलब है कि केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कि प्रतिच्छेदी है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 की ओर चलते। 7 में क्या कहा जा रहा है, समीकरण एक में 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल होगा। देखिए इसका मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्ट तरीका यदि आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। इसमें x और y का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, ठीक है, दोनों समीकरण पर लाई करे। तो ऑप्शन 1 चेक कीजिए, x = 4 और y = 3 पुट कीजिए तो क्या समीकरण लाई कर रहा है, देखिए समीकरण पर लाई कर रहा है। यदि इसमें x = 4 और y = 3 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x है मतलब 8 हो जाएगा और प्लस y = 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर तो 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ इक्वल टू में क्या है 6 है, मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कीजिए, x = 1 पुट कीजिए तो 2 हो गया प्लस 4 = 6, ये तो लाई कर रहा है, लेकिन इसको भी चेक करना है। 5 - 4 = 1, तो जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से आप लोग जल्दीबाजी में मतलब सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। और यदि इसका एक्चुअल मेथड चाहिए तो एक्चुअल मेथड देखिए, 2x + y = 6 है एंड हमारा 5x - y = 1 है। दोनों समीकरण को आप लोग क्या करना है, ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये y कैंसिल हो जाएगा। 5x + 2x कितना हो जाएगा, ये हमारा 7x हो गया, 7x = 7। तो यहाँ से हमारा x = 1 निकल गया, है कि नहीं, x = 1 निकल गया। अब कोई भी समीकरण में x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 × 1 प्लस y = 6 हो गया, तो y = हमारा कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो x1 और y4, x1 y4 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। और यदि आप लोग को सॉल्व नहीं करना है तो ऑप्शन चेकिंग कीजिए, ऑप्शन पुट कीजिए समीकरण में, जिसमें संतुष्ट हो जाए दोनों समीकरण, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि अचर पद जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तभी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यदि वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण, और 2 हो जाएगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, समझ रहे हैं ना। तो देखिए चेक कीजिए सबको, इसको पहले ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, x² + 9 - 6x = x² - 7x + 5। यहाँ पर देख सकते हैं x² वाला टर्म तो कट ही जा रहा, कट जा रहा, तो मतलब ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है, x² वाला टर्म तो होना चाहिए। इसमें देखिए इसमें भी कट जाएगा, देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1 + 2x = क्या हो जाएगा, x² - 5x + 7 जो दिया हुआ है। इसमें भी देखिए x² कट जा रहा है, मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, ये शायद हो सकता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर क्यूब है, मतलब x का मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी नहीं होगा, मतलब बचा क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको भी ओपन कीजिए तो आप लोग पता चल जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर है तो x² + 1 + 2x, है कि नहीं, और इक्वल टू साइड में क्या हो जाएगा, 2x - 6। तो देखिए ये x का मैक्सिमम पावर 2 हो तो मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए 10 की ओर चलते, इसमें कहा जा रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। पहले द्विघात समीकरण जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। यदि हमारा d = 0 है तो इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, ठीक है। मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। d > 0 होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। और d < 0 होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा, समझ गए, अवास्तविक होगा। तो इसमें यही चेक करना था, मूलों की प्रकृति क्या होगा। देखिए पहले यहाँ से a निकाले, a क्या हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा 7 हो जाएगा, c हमारा 6 हो जाएगा, ये पहचानना आना पड़ेगा। अब d निकाले, d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac कीजिए तो b का वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, एंड 4ac, 4 × 1 × c का वैल्यू 6 है। तो बताइए 49 माइनस कितना कीजिएगा, 24, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए d का वैल्यू क्या आया, 25 आया, d का वैल्यू जो है हमारा 25 है ना, तो d = 25 मतलब क्या है, d > 0 है, d 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है मतलब क्या है, ये मैंने बताया ना, d > 0 होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान मतलब कि समान नहीं होगा, एक बराबर नहीं होगा,
और डी इक्वल टू जीरो होगा तब बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो वास्तविक और असमान किस में, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। और इसमें भी मैं बता दूं, जैक की तरफ से इसमें भी गलती दिया गया है। इसमें आंसर सी को सही लगाया गया, जो कि समान नहीं होगा। डी इक्वल टू जीरो थोड़ी है, डी इक्वल टू जीरो नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac किए तो क्या आया बताइए, 25 आया ना। तो 25 आया तो कैसे हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा, तो ये वास्तविक और असमान होगा। तो जैक की तरफ से इतना गलती क्या गया है बताइए, मैं आप लोग का दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैक की तरफ से आंसर की जारी किया गया, जिसमें 10 का सी लगाया गया है और 5 का भी सी लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलती है। अब देखिए और कितना गलती निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 11 की ओर चलते हैं हम लोग। 11 में कहा जा रहा है द्विघात समीकरण और एक दिया गया है, मूल समान है। मूल समान है मतलब क्या है कि आप लोग का डी इक्वल टू जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो कर दीजिए बस, डी इक्वल टू जीरो। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू क्या होगा बताइए, बी का वैल्यू हमारा -4 होगा, -4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 हो जाएगा, है कि नहीं। और 4ac, ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म वाला, मतलब सी का वैल्यू हमारा के हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 माइनस 4k, 16 माइनस 4k इक्वल टू जीरो। तो हमारा 4k को उस साइड ले जाइए, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा ना। तो 4k को उस साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 इक्वल टू 4k। तो यहाँ से बताइए k इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। k इक्वल टू 4 किस में बताइए, k इक्वल टू 4 हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें आंसर आप लोग को दिया गया है, मैं बता दूं इसका भी आंसर गलत दिया गया जैक की तरफ से, वो ऑप्शन डी दिया गया है। मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 11 का डी दिया गया है। बताइए कितना गलती करेगा जैक, इतना गलती करेगा तो बच्चा कैसे पास होगा बताइए। इससे आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, एकदम इससे क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग तो सही जवाब जान रहे हैं, तो हम लोग सही आप लोग को बता रहे हैं, तो इसको फॉलो करना ज़रूरी है। 12 का देखिए एपी है, उसका सारवंतर, सारवंतर मतलब डी का वैल्यू निकालना पड़ता है। डी का वैल्यू कैसे निकालते पता है, जैसे मान लीजिए कोई एपी A1 A2 A3 इस तरह करके है, तो इसका सारवंतर मतलब डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा डी निकलता है। या फिर इसको डी निकालने के लिए A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जो अगला वाला टर्म है उससे पिछले वाला टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा डी का वैल्यू निकलता है, सारवंतर जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 21 में 24 घटा दीजिए, 21 माइनस 24 क्या कीजिएगा, 21 में 24 घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा -3। -3 किस में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका भी आंसर आप लोग का जैक की तरफ से गलती दिया गया, जो कि -4 दिया गया, बिल्कुल गलत दिया गया। कैसे सॉल्व किया गया हमको समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 12 का बी दिया गया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 12 का बी कैसे हो जाएगा बताइए, 12 का बी कैसे हो जाएगा। तो इतना गलती दिया गया आप लोग, अब मैं नहीं दिखाऊंगा कितना गलती दिया गया, वो आप ही लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा -3 होगा, 21 में 24 घटेगा तो -3 होगा ना। यहाँ पर -4 आंसर दे दिया गया, पता नहीं कैसे क्या किया है, ठीक है। चलिए तो आप लोग -3 टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद एपी का 10वां पद क्या होगा बताइए। एपी का 10वां पद nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाते हैं। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, a10 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू डी, और जिसको शॉर्टकट पता है तो लिख देगा a प्लस 9d। तो 10वां पद हमारा क्या होगा, a प्लस 9d, a10 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d। समझिए कैसे आया a प्लस 9d। जैसे आप लोग 11वां टर्म बोलेगा तो a प्लस 10d, यहाँ 11 है ना तो यहाँ 10d लिखेंगे, समझ गए। यदि 100वां टर्म बोलेगा, 100वां टर्म तो क्या हो जाएगा बताइए, 100वां टर्म बोलेगा तो a प्लस 99d। समझ रहे कैसे लिखना है। यहाँ पर 10वां टर्म बोला है तो a प्लस 9d। अब a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यही हमारा 2 हो गया। और 9 इंटू डी निकालना सिखाएं सेकंड में, फर्स्ट माइनस कीजिए, 7 माइनस 2 कीजिए तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो डी हमारा 5 हो गया। बताइए 2 प्लस 45 हमारा क्या हो जाएगा 47। 47 किस में, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका भी गलत लिखा गया है, इसका भी आप लोग का आंसर गलत दिया गया है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। समरूप त्रिभुज संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज संगत कोण आपका बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी आप लोग का गलत आंसर दिया गया, समांतर दिया गया है आप लोग आंसर में। लेकिन समांतर कैसे होगा, बराबर होगा ना। बताइए कैसे सही किया गया है, कैसे सेट किया गया है क्वेश्चन और कैसे उसका आंसर दिया गया है, वो जैक वाले ही समझ सकते हैं, मेरे समझ से तो वो परे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज ABC में यदि डी पैरेलल टू, यहाँ पर देख सकते हैं ABC दिया हुआ है, डी
पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, दोनों आप लोग का समांतर है। और बी डी का वैल्यू हमारा दिया गया है, बी डी का वैल्यू हमारा कितना दिया गया 7.2, बी डी का वैल्यू 7.2 दिया गया है, ए ई का वैल्यू हमारा 1.8 दिया गया है और ई सी का वैल्यू हमारा 5.4 दिया गया है। तो ए डी का मान क्या होगा, ये ए डी का मान क्या होगा। तो इसमें आप लोग पढ़े हैं जब दो त्रिभुज समांतर होते हैं, यहाँ पर दिया गया है ना, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी पैरेलल टू बी सी है तो बी डी इक्वल टू इतना, तो ए डी का मान क्या होगा। दो समरूप त्रिभुजों या फिर दो जब इस तरह समांतर रहता है तो आप लोग थेल्स पर में पढ़े होंगे, थेल्स पर में क्या होता है ए डी बाई डी बी। मैं आप लोग को यहाँ से समझा दे रहा हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ ए डी बाई डी बी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं थेल्स पर में के द्वारा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी लिख सकते हैं। अब बताइए ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा करके मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ए डी बाई बी डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी, ताकि मेरे को स्पेस मिल सके लिखने का। ए डी का वैल्यू क्या दिया बताइए, ए डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो ए डी का वैल्यू फाइंड करना है तो ए डी ही लिख देते हैं। बी डी का वैल्यू दिया हुआ 7.2 एंड ए ई का वैल्यू हमारा क्या दिया 1.8 एंड ई सी का वैल्यू दिया 5.4। इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 0 हटाइए, 18 चौक 54 हो जाएगा, नहीं 18 3 54 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 7.2 है तो यहाँ ये कितना बार में कटेगा, 3 दूने 6 और 1 3 चौक 12 24 बार में। तो ए डी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2.4, ए डी का वैल्यू 2.4 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 2.4 आएगा ऑप्शन सी। तो 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू इतना है, ए सी इक्वल टू इतना है, बी सी इक्वल टू इतना, कोण बी क्या होगा। तो बिना देखे में बोल सकता है कोण बी 90 डिग्री जरूर होगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है ना, मतलब ये एक आप लोग का क्या है देख सकते हैं। ए सी स्क्वायर कीजिए या बी सी स्क्वायर कीजिए, हमारे ए बी का स्क्वायर निकाल लीजिए, पहले ए बी का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो 6√3 है, तो 6√3 इसका स्क्वायर कीजिए, 36 गुना 3 कीजिए, तो ये हमारा कितना 6 3 18 3 3 9 1 10 108 होगा। ए बी का स्क्वायर 108 हो जाएगा, है कि नहीं, ए बी का स्क्वायर 108 हो जाएगा। उसी तरह ए सी का स्क्वायर निकालिए, ए सी का स्क्वायर 144 हो जाएगा और बी सी का स्क्वायर निकालिए, बी सी का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, मतलब कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। मतलब कि ये क्या है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री होगा, तब तो लिख सकते हैं ये हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, इस तरह से होता है। ये हमारा आया जब स्क्वायर करके हम लोग ऐड किए तो समझ गए। तो इसलिए बी जो है हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री देखिए ऑप्शन सी में। चलिए 17 की ओर चलते हैं। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 x2 सारा कुछ दिया गया है, तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू बस। x1 क्या है 2 है, 2 - 4 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर y1 क्या है 3 है, 3 - 1 का होल स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर 2 - 4 का होल स्क्वायर कितना होगा -2 का स्क्वायर हम कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 - 1 ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 मतलब 2√2 किस में बताइए, 2√2 ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसमें भी आप लोग देखिएगा जैक की तरफ से गलती दिया गया आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है 2,5 और यहाँ एक पॉइंट है हमारा 4,7। मध्य बिंदु मतलब कि उसका एवरेज लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x, y होगा मध्य बिंदु, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज लीजिए, 4 + 2 कीजिए, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 6/2 3 हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 5 + 7/2 7 5 12/2 कितना हो जाएगा 6 होगा। मतलब x = 3 y = 6, x = 3 y = 6 हमारा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसी तरह का आप लोग क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सबका सिर्फ आप लोग को क्या है फॉर्मूला याद रखना होगा। आप लोग यदि बोलेंगे तो मैं 1 शॉट में आप लोग का फॉर्मूला रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन धराधर बनते रहे। देखिए 19 में बहुत कोई क्या करेंगे कि ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मैं इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को वो फॉर्मूला लगा कर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए बी सी दिया हुआ ना, तो देखिए पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है। मैं थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करता हूँ, इधर वाई एक्सिस होता है। अब देखिए कहाँ हम लोग पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बताइए, पहला पॉइंट हमारा 0,0 तो यहीं पे होता है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है, 0,0 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है
बी पॉइंट है, बी को 5,0 होता है, 5,0 यहाँ पर होगा ना, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया जो कि 5,0 है, समझ रहे हैं। सी पॉइंट है 0,6, तो 0,6 यहाँ पे होगा, सी पॉइंट यहाँ पे हो गया 0,6। तो ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। बताइए, अब इजीली आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, इजीली आप कैसे निकाल सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा 5 यूनिट, ए सी का डिस्टेंस कितना होगा 6 यूनिट। तो बस इतना ही निकाल लीजिए, मतलब समझ गए। ये हमारा एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या 5 है, हाइट कितना है 6 है। बस कैलकुलेट कीजिए, काट दीजिए, तो 5 या 15 हो गया। 15 वर्ग मात्रा किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से मेथड लगा सकते हैं, बड़ी इजीली बन सकता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप लोग इसी तरह बने, इसी तरह का मतलब कोऑर्डिनेट दिया जाएगा कि आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं किस तरह ट्रायंगल बने, किस तरह से आप लोग बेस और हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 19 का हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और इसमें भी आप लोग का देखेंगे तो गलत दिया गया है। तो जैक की तरफ से बहुत सारा गलती दिया गया है यार, क्या बताऊँ मैं। बेकार आंसर की आप लोग का रिलीज किया है, आंसर की रिलीज किया, इतना गलती दिया गया है, मैक्सिमम आप लोग गलती ही दिखे। चलिए 20 का आंसर क्या होगा, साइन ए का वैल्यू दिया तो टेन ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन का वैल्यू दिया हुआ हमारा, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/5 और 3/5 दिया गया है, मतलब कि ये क्या होता है, साइन ए का वैल्यू p/h होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सॉरी p/h। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 5। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू लिख सकते हैं ना √h² माइनस p²। समझ रहे हैं ना, मैं आप लोग को ये फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ। h² इक्वल टू p² प्लस b² लिखते हैं, तो b का वैल्यू क्या निकलेगा, b² का वैल्यू क्या लिखेंगे, b² का वैल्यू h² माइनस p²। तो b का वैल्यू क्या लिखेंगे, b का वैल्यू लिखेंगे √h² माइनस p²। समझ रहे हैं, तो वही मैं आप लोग को यहाँ पे लगाने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला हूँ और मैं b का वैल्यू निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या होगा h² कीजिएगा तो 25 माइनस क्या कीजिएगा p² माइनस 9 p²। तो ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा हो जाएगा 25 माइनस 9 कीजिएगा तो √16 का वैल्यू 4 होता है। देखिए 4 आ गया। और tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, ये आप लोग याद होना चाहिए, p/b, p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, तो हमारा 3/4 आंसर हो जाएगा। 3/4 किसमें, ऑप्शन सी में। तो 20 का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में कहा जा रहा है 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो एंगल ए का मान क्या होगा। तो बहुत इजीली ये बनाया जा सकता है। 2 sin स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हो तो sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2। तो sin ए क्या लिख सकते हैं, sin ए इक्वल टू लिख सकते हैं √1/2, √1/2 मतलब 1/√2। अब बताइए 1/√2 साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू होता है बताइए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना 1/√2। तो यहाँ से ए का वैल्यू नहीं निकाल लीजिए, ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू 45 डिग्री, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 21 का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कहा जा रहा है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसका मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। क्लास 10th में आप लोग का इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। यदि भाई भाई वाला रहेगा, भाई भाई वाला दोनों माइनस में रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। भाई भाई वाला हमेशा डिवाइड में रहेगा, एक दूसरे के डिवाइड में, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा, इतना याद रखना है। लेकिन मैंने जो बोला भाई भाई वो कैसे पहचानना है, तो भाई भाई मतलब साइन और कॉस रहेगा आपस में, या टेन और कॉट, या सेक और कॉसेक। मतलब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है साइन थीटा, इक्वल टू साइन थीटा होता। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता। तो ये दोनों क्या है, भाई भाई है, भाई भाई है। उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा टेन थीटा होता है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये दोनों भाई भाई है। उसी तरह हम लोग सेक और कॉसेक में भी लिखते हैं, समझ गया। तो इस तरह से भाई भाई वाला यदि माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एक दूसरे को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। दोनों डिवाइड में रहता है इस तरह से, कॉस 48 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 42 डिग्री, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से भाई भाई वाला यदि एंगल मत देखिए आप लोग, एंगल मत देखिए, हमेशा इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। मैं ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज जिसको आता है उसको तो मैं सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो दोनों को एक में चेंज कर दीजिए, या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए या साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। तो मैं कॉस को साइन में चेंज करता हूँ, तो कॉस 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 42 कीजिए तो 48 आएगा, समझ रहे हैं। माइनस में क्या है, साइन 42 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, अभी बताएं। तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 किस में बताइए, ऑप्शन बी में।
तो भाई भाई वाला जब भी माइनस में रहेगा तो उसका आंसर 0 होगा, डिवाइड में रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा। ये याद रखना आप लोगों को। भाई भाई वाला होना चाहिए, साइन कोस होना चाहिए, या टेन कोट होना चाहिए, या सेक कोसेक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन गुण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो बोला जा रहा है वो हम लोग पहले लिखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार ये मान लीजिए मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, उससे 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, ये 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो h का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ना tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री की इक्वल टू h/30 लिखेंगे। p/b होता ना, तो इसके लिए p क्या हो गया, जो h ऊंचाई लिया हाइट वही तो हो जाएगा ना, p परपेंडिकुलर बाय बेस लिखे हैं, बस इतना किए हैं। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 tan 30 tan 30 का वैल्यू क्या होता है बताए, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो 30/√3 इसको हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ 30/√3 हुआ। तो दोनों साइड ऊपर नीचे आप लोग √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30√3 और √3 × √3 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिए 10, मतलब कि tan√3 आंसर हो जाएगा। tan√3 किस में, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब हो गया 23 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसमें कितना स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब एक पॉइंट पर, वृत्त के किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्पर्श ही नहीं किया, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखा। लेकिन ये सवाल इस तरह से पूछेगा वृत्त के किसी बाहरी पॉइंट से, वृत्त बाहरी पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों का लेंथ जो है इक्वल होता है। लेकिन इस कंडीशन में इसका अनंत रेखा हम लोग स्पर्श रेखा जो है खींचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है, TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं है। मैंने जैसा बताया स्पर्श रेखा दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाहरी पॉइंट से खींचा गया है। तो TP = TQ हो जाएगा। यहाँ से एक कंडीशन तो पता चल गया। किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ जो कि 110 डिग्री दिया गया है, तो एंगल PTQ क्या होगा, PTQ ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल देखिए क्या हो जाए पता है, मैं आप लोग को एक कंडीशन बता रहा हूँ। ये देखिए जो स्पर्श रेखा है और जो वृत्त की त्रिज्या है दोनों लंब होता है, मतलब एक दूसरे का 90 डिग्री पर होता है। तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा एक क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज की चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इधर 90 इधर 90 कितना हो गया, 180 डिग्री तो इधर ही हो गया। मतलब ये दोनों एंगल तो हमेशा 90 रहता है, मतलब ये दोनों सामने सामने एंगल का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये सामने सामने एंगल का योग कितना होगा, ये भी हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, तब ना 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कीजिएगा 360 होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये सही एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। यदि हम लोग यहाँ से कोई वृत्त ड्रॉ करेंगे ना, तो चारों पॉइंट को जो है टच करते हुए वृत्त ड्रॉ होगा। चक्र चतुर्भुज का आमने सामने कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो ये 180 डिग्री हो रहा है, मतलब ये वाला भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो यदि ये 110 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए कि 180 डिग्री टोटल हो जाए, 70 डिग्री होना चाहिए, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किस में, ऑप्शन बी में। तो 25 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 26। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या बोला जा रहा है कि दोनों इक्वल है, देखिए संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यहाँ से पाई कैंसिल कर दीजिए, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हमारा 2 निकल गया। आर का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। 2 मात्र किस में, ऑप्शन ए में। तो 26 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चढ़ सकता है। 7 मीटर लंबा रस्सी, ये 7 मीटर लंबा रस्सी है। बताइए कितना दूर तक जो घोड़ा घास चढ़ सकता है, बताइए इतना दूर तक चढ़ सकता है ना। देखिए इतना दूर तक चढ़ सकता है, रस्सी इतना ही, इसी तरह गोलाकार, मतलब कितना दूर तक चढ़ सकता है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये एक वृत्त बन गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, रेडियस हो गया। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल राइट निकाल लीजिए, πr²।
पाई का वैल्यू कुछ पुट करने बोला, नहीं पुट करने बोला तो 22/7 पुट कर लीजिए। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 कर लीजिएगा, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, 154। 154 किस में है बताइए, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो मतलब ये घनाभाकार का बात किया जा रहा है, घनाभ का बात किया जा रहा है। तो इस घनाभ में कितना लंबा बांस रखा जा सकता है ये हमसे पूछा जा रहा है, सबसे लंबा बांस। तो सबसे लंबा बांस रखने के लिए हम लोग इस डायगोनल में रखेंगे, इस तरह करके रखेंगे डायगोनल में, तो ही सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है। मतलब कि डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, विकर्ण में रखेंगे तो ही सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है। और घनाभ के केस में विकर्ण की लंबाई क्या होता है, घनाभ के केस में विकर्ण का लंबाई जो होता है वो होता है √L² + B² + H²। बस इसी का आंसर निकालना है। तो ये L² कीजिए, L का वैल्यू 12 दिया, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। B का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, क्योंकि 9 दिया, B का वैल्यू, H का वैल्यू 8 दिया, तो उसका स्क्वायर कीजिए 84। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 8 1 9, तो 289 आ जाएगा। 289 का अंडर रूट क्या होगा 17। 17 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग को जवाब देना है। चलिए 30 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हो सकता है, 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से 0 और 1 के बीच हो सकता है कोई प्रायिकता, ठीक है। ये ग्रेट इक्वल टू भी ले सकते हैं। जो प्रायिकता का वैल्यू होता है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो देखिए 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 मतलब 0.4, मतलब ये तो 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो हो ही सकता है। 15% मतलब 15/100 मतलब कि 0.15, ये भी 0 और 1 के बीच है। 0.72 ये भी 0 और 1 के बीच है। तो ये देखिए 1 से ज़्यादा हो गया, मैंने बताया ना 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए